मित्रों, मैं मनोज सिंह तोमर एक बार फिर आपके सामने हूँ बेटा, भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान पर। जैसा कि आपको पता है, प्रतिदिन हम लोग लाइव क्लास में आपके सामने आते हैं, बातचीत करते हैं। मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान पर। मुख्य लक्ष्य है उच्च प्रतियोगी परीक्षा, मुख्य रूप से सिविल सर्विसेज परीक्षाएं। लेकिन किसी भी परीक्षा के जो छात्र हैं वो अगर इसको देखें, सुने, पढ़ें तो निश्चित रूप से उनको कम से कम भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान पर समस्या नहीं होगी। पिछले 10, 15, 20 दिनों से हम लोग बात कर रहे हैं फेसबुक के इसी पेज पर। जैसा मुझे समय उपलब्ध होता है, समय थोड़ा आगे पीछे हो जा रहा है। आज हम 10:30 बजे से आपसे बात कर रहे हैं। जो भी हमारे मित्र हैं वो जल्दी से जुड़े और शेयर कर लें। हम अपनी बात शुरू करते हैं। जिनका छूट रहा है या पिछला वीडियो छूटा है वो बिल्कुल परेशान ना हो। यूट्यूब चैनल है आर्या कैरियर पॉइंट के नाम से, आप वहां जाएं, सारे वीडियो आपको क्रम से मिलेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। हम लोग अपनी बात शुरू करते हैं। अभी हम लोग एक सेगमेंट को फिनिश किया है जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि भारत के संविधान पर जो कंपनी के शासन का क्या प्रभाव था, उसको हम लोगों ने बड़े विस्तार से अध्ययन किया। आज हम लोग उस सेगमेंट को छोड़ के आगे बढ़ेंगे, यानी भारत के संविधान पर क्राउन के शासन का क्या प्रभाव पड़ा। हाँ, क्राउन शब्द आज भी यूके में प्रयोग किया जाता है, लेकिन क्राउन का मतलब सिर्फ एक सिंबॉलिक नाम है। क्राउन माने ताज, लेकिन आज भी ब्रिटेन पर शासन कहने के लिए ताज का है, लेकिन वास्तव में शासन संसद का है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि सन 1688 से ही ब्रिटेन पे संसदीय प्रणाली यानी लोकतंत्र की स्थापना हो गई थी। राजतंत्र समाप्त हो गया था। तो राजतंत्र तो चल रहा है आज भी, लेकिन कहने के लिए वो सिर्फ राजतंत्र, सिर्फ एक सिंबॉलिक है। थोड़ा सा बेटा हम बात करेंगे। तो आज जो हम लोग को जिस अधिनियम पे बात करना है वो है सन 1858 का अधिनियम। ये वो पहला अधिनियम था जिस अधिनियम के माध्यम से सत्ता का भी हस्तांतरण हुआ और जिस अधिनियम के माध्यम से भारत ब्रिटेन के संसद के अधीन हुआ। चर्चा करने के पहले थोड़ा सा कुछ बातों पे हम बात कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। मौसम भी पढ़ने लिखने के लिए बड़ा अनुकूल होता है। जो ठंड का समय होता है वो बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अनुकूल माना जाता है। तो आप इसका उपयोग करें, खूब मेहनत से पढ़ाई करें। अगले वर्ष जो पीसीएस वगैरह की परीक्षाएं या जो भी आपके लक्ष्य में हो, पूरी ताकत से तैयारी करें, काम करें और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। थोड़ा धैर्य बना के रखिए, हिम्मत रखिए और निरंतरता बनाए रखिए। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत आवश्यक है कि आपको निरंतरता बनाए रखनी होती है। बच्चे थोड़ा घबराते हैं, परेशान होते हैं, ये सब फेज आएगा, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं। थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं, इतिहास की 2 मिनट में पुनरावृत्ति करते हैं संवैधानिक इतिहास की। और जो पैतरेबाजी, जो चालबाजी, जो बुद्धि, जो विवेक, कुटिलता, माने जितनी भी चीजें हो सकती थी वो सब कुछ आपको देखने को मिल जाएंगी। बड़ी मजेदार बात है कि ब्रिटेन से एक कंपनी भारत में आती है, लॉर्ड मेयर उस कंपनी को बनाते हैं, शेयर धारकों की कंपनी बनती है। सन 1600 में ब्रिटेन की महारानी अनुमति दे देती हैं। वो भारत में, देखिए हम लोग इतिहास नहीं पढ़ रहे बेटा, हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं, लेकिन राज्य व्यवस्था की जड़ें इतिहास में तो तलाश रहे हैं हम लोग और कोशिश करेंगे थोड़ा सा उन चीजों पे देखें। तो सन 1600 में ब्रिटेन की एक कंपनी को भारत में व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। फ्री में नहीं मिला, बदले में इनको टैक्स वगैरह देना होता था, तो वो तो मिल गया। वो कंपनी भारत में सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने ही आई थी, कुछ और करने बिल्कुल नहीं आई थी। जैसे अगर किसी के दिमाग में हो कि पहले से ही प्रोग्राम बना लिए थे कि भाई चलेंगे
और हम लोग भारत में आके कब्जा कर लेंगे, तो ऐसा उनका कोई इरादा नहीं था। वो सिर्फ व्यापार करने ही भारत में आए थे। अब हमारे यहाँ जो आंतरिक परिस्थितियां थी, हमारे यहाँ अंदर की जो परिस्थितियां थी, वो कुछ ऐसी बन गई कि अब वो धीरे धीरे कुछ दूसरी मंशा पे भी काम करने लगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कम से कम 2 युद्धों ने भारत की तकदीर बदल के रख दी। एक प्लासी का युद्ध और एक बक्सर का युद्ध, तो 1757 और 1764। इन 2 युद्धों ने भारत की तकदीर बदल के रख दी और ये तय हो गया कि भारत पे शासन कौन नहीं करेगा। कौन करेगा ये भविष्य निर्धारित करेगा, लेकिन कौन शासन नहीं करेगा ये निर्धारित हो गया। तो अपनी बुद्धि, अपने विवेक के बल पे ब्रिटेन की एक कंपनी, न जाने कितनी कंपनियां रही होंगी ब्रिटेन की, लेकिन एक कंपनी जो भारत आई, वो अपने बुद्धि, विवेक, अपने कौशल के बल पे, चालबाजी भी कह सकते हैं, धूर्तता भी कह सकते हैं, सबके आधार पर उसने भारत पे कब्जा किया। और मुझे लगता है कि ब्रिटेन में जब ये कंपनी भारत में आई थी, तो उस समय ब्रिटेन में राजतंत्र था। राजतंत्र मतलब 1600 में जब कंपनी आई तो ब्रिटेन में तो 1600 में राजतंत्र था। लेकिन जैसे ये कंपनी भारत में अपना काम शुरू की, अपना मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने बुद्धि से, अपने कौशल से, अपने व्यापार को, अपने क्षेत्र को बढ़ाने लगी, इस बीच में ब्रिटेन में लोकतंत्र की स्थापना हो गई। एक बात मुझे बताइए कि आज जो ब्रिटेन की जनसंख्या है, वो लगभग 6.25 करोड़ के आसपास है, 7 करोड़ मान के चलिए। भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है। कहां 7 करोड़, कहां 140 करोड़। अगर आप क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ब्रिटेन का क्षेत्रफल लगभग 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर का है, और भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो हमारा क्षेत्रफल लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर का है। उनसे हम 16 गुना तो बड़े थे ही। तो ब्रिटेन की संसद को या ब्रिटेन की सरकार को या वहां के क्राउन को ये तो कहीं ना कहीं लगता ही रहा होगा कि मेरे देश की एक कंपनी, और जो हमसे 16 गुने बड़े इलाके पे जाके शासन कर रही है, तो अंदर से थोड़ा अपराध बोध तो होता ही है। अरे भाई, आप चले बाइक से और आपका नौकर रोल्स रॉयस से, फरारी से चले, तो अंदर से अपराध बोध तो होगा ही। तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन के अंदर यह तो था ही कि अरे भाई, सब तो जादू कर लिया और हमसे इतने बड़े इलाके पे कब्जा कर लिया। तो उनके मन में कहीं ना कहीं से भावना तो रही ही होगी कि किसी न किसी तरीके से भारत पे हम कब्जा कर लें। अवसर की ताक में थे, मौका ढूंढ रहे थे, परिस्थितियों को देख रहे थे कि कुछ ऐसी स्थितियां बने कि हम आके भारत पे कब्जा कर लें। और मुझे लगता है कि आप अगर मेरे सारे वीडियो को देखे होंगे तो परिस्थितियां धीरे धीरे पैदा हुई। तो थोड़ा सा उस पर हम बात कर लें। पहली स्थिति हुई 1773 में, जब ब्रिटेन की संसद को मौका मिल गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कुछ वो अलग से कर सकें। न ये लोन मांगने गए होते, उधार मांगने गए होते, न रेगुलेटिंग एक्ट आया होता। तो रेगुलेटिंग एक्ट वो पहला अधिनियम बन गया जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी के आंतरिक कार्यों के लिए अलग से अधिनियम बनाया, निर्धारित किया कि आपकी अंदरूनी कार्य अब ऐसे होंगे। तो पहला दखल वह शुरू हो गया। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट ने कहीं न कहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यप्रणाली पर प्रत्यक्ष नियंत्रण लगा दिया ब्रिटेन की संसद का। जब ब्रिटेन की संसद ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी सब वीडियो मैंने चर्चा किया है बेटा, सब उपलब्ध है, जाके देख लीजिएगा, थोड़ा सा रिव्यू कर रहे हैं। सन 1784 में जब पिट्स इंडिया एक्ट आया तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी पर द्वैध शासन लागू किया गया, यानी कहीं न कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यप्रणाली पर ब्रिटेन की संसद ने अपना दखल बढ़ाया। तो आप देख रहे हैं कि धीरे 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 जैसे जैसे इनको अवसर मिल रहा था, ये आगे की ओर कदम बढ़ा रहे थे और कोई हड़बड़ी में नहीं थे, मौके का इंतजार कर रहे थे कि सही वक्त आए तो हम काम कर लें। 1853 का जो अंतिम चार्टर अधिनियम आया, उसमें एक चीज नोटिस किया आपने कि इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को अगले 20 साल के लिए नहीं, वरन जब तक ब्रिटेन की संसद या क्राउन की इच्छा हो तब तक भारत के शासन की अनुमति दी जाए। यहां आते आते आपको समझ में आ रहा होगा
कि अब कहीं ना कहीं मंशा उनकी साफ हो रही थी कि इनको हम भारत से बाहर करेंगे। हाँ, उसके पहले चार्टर जो एक्ट आया था 1833 चार्टर एक्ट, उस चार्टर एक्ट में ब्रिटेन की संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को स्पष्ट बता दिया कि भारत हमारा है, आपको हम भारत से भगा नहीं रहे हैं, लेकिन आप भारत पे शासन करेंगे एक न्यास के रूप में, यानी हमारी ओर से बस एक मैनेजमेंट करने वाले निकाय के रूप में आप भारत पे शासन करेंगे। तो मंशा तो 1833 में ही साफ हो गई थी। 1853 में एक कदम और आगे बढ़े, उन्होंने कहा कि अब आपको 20 साल के लिए नहीं, वरन जब तक हमारी इच्छा होगी हम शासन की अनुमति देंगे। और एक घटना हुई भारत में, सन 1857 में एक क्रांति हो गई, सैनिक विद्रोह हो गया। इतिहासकारों में अलग अलग गतिरोध है, इतिहास में देखिएगा, वो मेरा इलाका नहीं है, लेकिन एक बड़ी उथल पुथल तो भारत में हुई। और उधर कलेजा मुंह को आ गया ब्रिटेन की संसद के, ब्रिटेन की महारानी के, कि भारत पे तो हम नियंत्रण का माहौल बना रहे थे और भारत तो हमारे हाथ से निकल गया। लगभग लगभग भारत अंग्रेजों के हाथ से निकल ही गया था। मुख्य भूमि पे अंग्रेज नहीं बचे थे, द्वीपों पे जाके शरण लिए हुए थे, लेकिन महान देश के महान लोगों ने फिर से कुछ ऐसा किया कि अंग्रेज वापस लौट आए। इस बार ब्रिटेन की संसद ने कहा कि इस बार नहीं चूकेंगे, क्योंकि अब चूकेंगे तो भारत भी हाथ से निकल सकता है। तो उन्होंने ये अधिनियम प्रस्तुत किया, और कहीं ना कहीं ये था कि ये द्वैत शासन, दो लोगों का शासन, ये ठीक नहीं था। लॉर्ड पामस्टन थे प्राइम मिनिस्टर, तो इनके दिमाग में था कि भाई ये दो दो लोगों का शासन तो अच्छी बात है नहीं। तो 12 फरवरी 1958 को इन्होंने एक विधेयक प्रस्तुत किया द्वैत शासन की समाप्ति के लिए। दुर्भाग्य से विधेयक तो नहीं पारित हुआ, इनकी सरकार ही चली गई, किन्हीं कारणों से अल्पमत में आ गए। फिर लॉर्ड डर्बी बने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, और इन्होंने 2 अगस्त 1958 को विधेयक पारित करवा लिया। और जो द्वैत शासन था, द्वैत शासन मतलब पिट्स इंडिया एक्ट के समय जो द्वैत शासन बना था, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसको भंग कर दिया इन्होंने और सीधे सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता लेके ब्रिटेन की संसद ने अपने हाथों में कर लिया। तो 1858 के अधिनियम की कहानी तो यही है बेटा, कि ये अधिनियम जाना जाता है इसलिए कि इसी अधिनियम के द्वारा हम मानते हैं सैद्धांतिक रूप से और व्यवहारिक रूप से भी, थोड़ा सा व्यवधान है, सैद्धांतिक रूप से और व्यवहारिक रूप से हम यह मानते हैं कि भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और भारत पर क्राउन का शासन प्रारंभ हो गया। तो एक लाइन ऑफ डिमार्केशन है बेटा, एक विभाजन चिन्ह है 1858 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो गई। महारानी की घोषणा को 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़ के सुनाया। जो भारत को ब्रिटेन की संसद का अधीन कर लिया गया, क्राउन के अधीन कर लिया, तो महारानी ने भारतीयों के लिए घोषणा पत्र भेजा, जिसको लॉर्ड कैनिंग ने भारत में इलाहाबाद में पढ़ के सुनाया। तमाम भारतीय इकट्ठा हो गए, बड़ी अच्छी अच्छी बातें की गई। ये भारत के लोग भी हमारी वैसी ही प्रजा हैं जैसे ब्रिटेन के लोग हैं, दुनिया भर की बातें की गई। भारतीयों को ये लगने लगा कि अब शायद हमारी भी दिन वापस आ गए, हम भी वैसे ही जीवन जी पाएंगे, वैसे ही अधिकार पाएंगे जैसे ब्रिटेन के लोगों को मिला था। लेकिन ये सब वहम था। परंतु कुछ प्रबुद्ध भारतीय जो थे, जो पढ़े लिखे भारतीय थे, इन्होंने लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ी गई इस घोषणा को, जो महारानी की घोषणा थी, 1 नवंबर 1858 को घोषणा जो इलाहाबाद में पढ़ के सुनाई गई, इसको उन्होंने कहा कि ये भारतीयों के अधिकारों का मैग्ना कार्टा, माने इतना इसको इंपॉर्टेंस दिया गया। क्या मैग्ना कार्टा है क्या नहीं है वो बात की बात है, लेकिन सिर्फ ये कहने सुनने की बातें थी। भारत तो जैसे था वैसे ही रह गया, कुछ छोटे मोटे सुधार हुए। 1 दिसंबर
1858 को ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मालिक लोग थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, निदेशक मंडल थे, इन लोगों की अंतिम बैठक हुई और इसी बैठक में इन लोगों ने एक पत्र महारानी को लिखा। बड़ा इमोशनल लेटर था और जिसमें इन लोगों ने महारानी को बताया कि महारानी, ये भारत आपका नहीं है, ये भारत हमारा है, हमने अपने खून पसीने से भारत को पाया है, लेकिन चूंकि आप हमारी महारानी हैं और आपकी ये इच्छा है कि भारत पे हम शासन करें, तो हम आपको गिफ्ट दे रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि भारत हमारा है। और सही भी बात थी। सॉरी, ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत पे संघर्ष कर रही थी, जो वो लड़ रही थी, भिड़ रही थी, वो युद्ध कर रही थी, आर्थिक संकटों का सामना कर रही थी, उस समय ब्रिटेन की संसद या ब्रिटेन की सरकार ने किसी प्रकार की कोई सैनिक मदद या आर्थिक मदद नहीं किया। ये तो अपने बलबूते पे, अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से इन लोगों ने भारत पे कब्जा किया, लेकिन कब्जा होने के बाद महारानी ने दावा ठोक दिया कि भारत हमारा है। इस ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल ने कहा कि ठीक है, भारत आपका है तो आपको हम देंगे, ये आपका नहीं है, ये हम आपको गिफ्ट कर रहे हैं। बहरहाल थोड़ा सा विचार करते हैं बेटा 1858 के अधिनियम के कुछ बड़े प्रावधान। पहला तो यही कि सत्ता का हस्तांतरण हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी से। अब जाहिर सी बात है कि ब्रिटेन में संसदीय शासन था, तो भारत तो अब ब्रिटेन की संसद के अधीन हुआ, और ब्रिटेन की संसद के अधीन का मतलब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के अधीन हुआ। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का शासन था, उसका एक मंत्रिमंडल होता था जिसके माध्यम से शासन करता था। तो जाहिर सी बात है कि एक नई व्यवस्था बनाई गई, भारत को एक विभाग का दर्जा दिया गया। अब भारत को एक डिपार्टमेंट का दर्जा दिया गया तो एक मंत्री चाहिए, जिसको भारत मंत्री कहा गया, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कहा गया। वो कैबिनेट स्तर का एक मंत्री होता था जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की अधीनता में काम करता था, और ब्रिटेन की संसद में भारत के विषय में पूछे गए प्रश्नों का वह जवाब देता था और भारत के प्रति वो जवाबदेह भी होता था। तो एक मंत्री बना दिया गया। बिना मंत्री के भारत कैसे चलेगा भाई? और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री तो था ही, वो भारत का भी प्रधानमंत्री हुआ, लेकिन जाहिर सी बात है कैबिनेट स्तर के मंत्री की आवश्यकता थी। चार्ल्स वुड पहले भारत मंत्री या स्टेट सेक्रेटरी बनाए गए। जाहिर सी बात है कि ब्रिटेन में बैठ के भारत को चला पाना बहुत आसान तो नहीं था। इसके लिए एक प्रावधान ये बनाया गया, वो प्रावधान ये बनाया गया कि भारत सचिव को या भारत मंत्री को परामर्श देने के लिए 15 लोगों की एक टीम बनाई जाएगी, जिसे भारत परिषद या इंडिया काउंसिल कहा गया। चूंकि सत्ता भी हाल हाल में ली गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी से, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार और अंतिम बार यह मौका दिया गया कि 15 में से 7 लोगों को आप नियुक्त कर सकते हैं। 8 की नियुक्ति क्राउन द्वारा की गई और 7 की नियुक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा पहली बार और आखिरी बार की गई। इसके बाद उनको मौका नहीं दिया गया। हाँ, इसमें शर्त जोड़ी गई कि इसमें कम से कम 9 सदस्य ऐसे जरूर होने चाहिए जो 10 वर्ष भारत में रह चुके हों और ब्रिटेन में लौटे इनको 10 वर्ष से अधिक का समय न हुआ हो। जाहिर सी बात, वो भारत के बारे में जानकारी रखते थे और भारत सचिव को परामर्श दिया करते थे। सभी निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता था। हाँ, भारत मंत्री को वीटो पावर था वित्त राजस्व के विषयों को छोड़कर। इसमें एक बड़ी मजेदार बात है बेटा, जिसपे आपका हम ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, वो ये कि 1858 के अधिनियम में, जैसा कि आपको पता है, भारत में जो सबसे वरिष्ठ पदाधिकारी होता था उसको हम लोग गवर्नर जनरल कहा करते थे। तो लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। 1858 के अधिनियम के बाद लॉर्ड कैनिंग को वायसराय बनाया गया। वायसराय माने कुछ खास नहीं, महारानी का प्रतिनिधि समझ लो, बनाया गया। यानी वो महारानी की ओर से भारत पे शासन कर रहे थे। तो ये वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग बनाए गए। हाँ, लॉर्ड कैनिंग को यह अधिकार दिया गया कि वो अपने कार्य के संचालन के लिए नियम बना सकते हैं। तो नियम और अधिनियम में अंतर तो आपको पता ही है। अधिनियम विधायिका बनाती है, नियम कार्यपालिका बनाती है। नियम एग्जीक्यूटिव वर्क है, अधिनियम लेजिस्लेटिव वर्क है।
तो जाहिर सी बात, ये कार्यपालिका से इनको अधिकार दिया गया कि आप अपने कार्यों को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए नियम बना सकते हैं। अपने इन्हीं अधिकारों का प्रयोग करते हुए सन 1859 में लॉर्ड केनिंग ने पोर्टफोलियो सिस्टम लागू कर दिया, जिसको हम लोग कहते हैं विभागीय व्यवस्था। या इसी को हम लोग कह देते हैं मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। ये लॉर्ड केनिंग ने पहली बार अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए लागू कर दिया 1859 में। परिषद के यानी जो वायसराय या गवर्नर जनरल की जो परिषद हुआ करती थी, उन लोगों को विभाग बांट दिए गए। सबको अपने अपने विभाग के लिए उत्तरदायी निर्धारित किया गया। और अब भारत में जो गड़बड़ी हो रही थी कि सारे लोग सभी के मंत्री होते थे, वो व्यवस्था खत्म हुई। अब वायसराय के अस्थायी कार्यकारिणी में जितने लोग हुआ करते थे, सबको विभाग बांट दिया गया। इसी में एक व्यक्ति थे जेम्स विल्सन, इनको वित्त का विभाग दे दिया गया। सन 1860 में, ध्यान रखिएगा, वर्ष याद रखना चाहिए, सन 1860 में जेम्स विल्सन ने पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी के समक्ष बजट प्रस्तुत किया। चूंकि ये अधिकार उन्हीं को दे दिया गया था, उन्होंने बजट प्रस्तुत किया, इसलिए जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का पिता कहा जाता है। कुल मिला के 1858 के अधिनियम की अगर महत्वपूर्ण प्रावधान की बात करें, जो परीक्षाओं के लिए जरूरी हो सकता है, उसमें यही है कि सत्ता का तो हस्तांतरण हो गया। चार्ल्स वुड को पहला भारत मंत्री बना दिया गया। अवधारणाएं जो थी वो हमने आपसे चर्चा की ही। अब जाहिर सी बात है, इसी क्रम में हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हम आपसे सारे विषयों पे धीरे धीरे चर्चा करेंगे। अब अगला जो क्लास होगी बेटा, हम अब कल मिलेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। समय में जो भी परिवर्तन होगा, हम पूर्व सूचना आपको इसी पेज पे दे दिया करते हैं। जिन मित्रों का छूट गया हो, वो थोड़ी देर के बाद इस वीडियो को YouTube चैनल आर्या करियर पॉइंट पे जाके देख सकते हैं। अभी अपलोड कर दिया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा मित्रों को शेयर करिए। YouTube चैनल आपका है, उसको सहयोग करिए। थैंक यू सो मच।